खास तौर से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इनके पास चंडीगढ़ के लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। कभी चंडीगढ़ के लोगों से, चंडीगढ़ के जो बिजनेसमैन हैं, इनसे कभी नहीं पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं, आपको क्या तकलीफ है। अंदर से चंडीगढ़ खोखला होता जा रहा है, ट्रैफिक लोड बढ़ता जा रहा है। जो ली कार्बूजिए जी तो थे जिन्होंने इसकी संरचना की थी पूरे चंडीगढ़ की, उसने कई मॉडल यहाँ पे सेट किए थे कि 50 साल बाद या 60 साल के बाद जब ट्रैफिक लोड यहाँ बढ़ेगा तो कौन सा मॉडल इम्प्लीमेंट करना है। इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, ना तो किसी पॉलिटिकल आदमी के पास ध्यान है, ना ही जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट बैठे हैं उनका ध्यान है, ना ही जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ बैठा है उनका ध्यान है। 65,000 के आसपास यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड के मकान है और स्टेट ऑफिस के मकान है जो कि बीपीएल परिवारों को दिए हुए हैं। वो आज तक एक तरह से किराएदार की तरह रह रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने से वादा किया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको इसका मालिकाना हक देंगे। एक तरफ तो ये कहते हैं ये हेरिटेज सिटी है, यहाँ पर एक आम आदमी बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से एक ईंट भी नहीं लगा सकता। दूसरी तरफ ये माल कल्चर लेके आ गए यहाँ पे। मैंने ये अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो चंडीगढ़ के किसी सेक्टर के बीच में पार्किंग नहीं लगेगी। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਹੋਏ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਤੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ आनंदपुर साहब चला गया, आनंदपुर साहब तो फिर हूँ चंडीगढ़ आ गए। तो ये तो मैं कहूँगा एक तरह से माइग्रेंट हो रहे बार बार, इन्हें तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत अहंकार के बीच में चूर हैं। वो जहाँ भी अपना मैनिफेस्टो या जहाँ भी कहीं अपना भाषण देते हो कहते हैं मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। मोदी को भी किसी पार्टी नहीं बनाया होगा ना। आज समय आ गया है कि जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी अपनी पार्टी से दुखी हैं, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आना चाहते। ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਸ਼ਾਂਕ ਕਲੇਰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां चंडीगढ़ के बीच में इलेक्शन लड़ रही हैं, खास तौर से मैं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इनके पास चंडीगढ़ के लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं है। पिछला इतिहास आप उठा करके देख लें, जब कभी भी चुनाव आए हैं इन्होंने राष्ट्रीय मुद्दे की बात करी होगी, कभी चंडीगढ़ के लोगों से, चंडीगढ़ के जो बिजनेसमैन हैं, इनसे कभी नहीं पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं, आपको क्या तकलीफ है। मिसाल के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ, चंडीगढ़ के बीच में इस समय जब ये शहर बसा था, 58 साल के आसपास हो गए शहर को, सॉरी चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बने हुए। उससे पहले जॉइंट हिस्सा था, हरियाणा पंजाब हिमाचल का राजधानी हुआ करती थी। उसके बाद से लेके आज तक आप देखिए इस चंडीगढ़ में कितना बदलाव आया है। अंदर से चंडीगढ़ खोखला होता जा रहा है, ट्रैफिक लोड बढ़ता जा रहा है, और जो एक्सटर्नल एरिया है बाहर का चंडीगढ़ का, जितना भी बाहरी एरिया है वहाँ तकरीबन जो है ना, आप देखिए जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। और लगातार जो आप जितने आपके मध्य मार्ग देख लीजिए, पूर्व मार्ग देख लीजिए, अम्बाड़ा रोड देख लीजिए, सब जगह दिन में किसी टाइम आप निकल जाइए ट्रैफिक जाम है। इस समस्या की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। और मैं जो लेकर आया हूँ, सिर्फ आप जैसे आपने सवाल किया कि इतनी बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां इनके सामने कैसे टिक पाओगे, मैं केवल अपने विकास के जो मुद्दे लेकर आया हूँ ना, इसी वजह से मैं टिक पाऊंगा। और मुझे विश्वास है पूरा कि लोगों ने देख लिया कि बड़ी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां आती हैं सिर्फ बातें करती हैं, 5 साल के बाद ही नजर आती हैं। मैं लोकल हूँ यहाँ से, और मैं 40 साल यहाँ चंडीगढ़ में मैंने अपना जॉब की है। 7 सेक्टर में मेरा मकान हुआ करता था।
यहाँ की जड़ों तक का मेरे को पता है कि जब ये शहर बसा था तो यहाँ पे जो ली कार्बूजिए जी तो थे जिन्होंने इसकी संरचना की थी पूरे चंडीगढ़ की। उसने कई मॉडल यहाँ पे सेट किए थे कि 50 साल बाद या 60 साल के बाद जब ट्रैफिक लोड यहाँ बढ़ेगा तो कौन सा मॉडल इम्प्लीमेंट करना है। इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, ना तो किसी पॉलिटिकल आदमी के पास ध्यान है, ना ही जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेट बैठे हैं उनका ध्यान है, ना ही जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट यहाँ बैठा उनका ध्यान है। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ ਦੀ, ਘਰ ਘਰ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ के आना चाहिए ताकि साड़ी आवाज उन तक पहुंचे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए जैसा कि आपने नाम लिया कि हमारे जो कांग्रेस के पहले यहाँ पर एमपी हुआ करते थे हमारे बड़े भाई पवन बंसल जी और संजय टंडन जी, ये एक्चुअली क्या है कि लोग ना इनसे दुखी नहीं है, ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनसे दुखी हैं। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको बात बताता हूँ, 15 साल हो गए चंडीगढ़ के बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, 65,000 के आसपास यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड के मकान है और स्टेट ऑफिस के मकान है जो कि बीपीएल परिवारों को दिए हुए हैं। वो आज तक एक तरह से किराएदार की तरह रह रहे हैं और सभी राजनीतिक पार्टियों ने से वादा किया कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको इसका मालिकाना हक देंगे। 10 साल हो गए, आप देख लीजिए किरण खेर जी 2014 में यहाँ आई थी, ये कह के ही आई थी कि मैं आते ही आपको मालिकाना हक दिलाऊंगी। 10 साल निकल गए उनका टर्म, अब फिर वही मुद्दा उठ रहा है कि हम आपको मालिकाना हक दिखाएंगे। तो 10 साल में नहीं कर पाए तो आने वाले टाइम में कौन विश्वास करेगा उन पर? यही 5 साल पहले जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी उनका भी यही वादा था कि हम अगली बार सत्ता में आएंगे तो करेंगे, लेकिन वो 2014 में सत्ता पलट गई। वो जो नारे लगा करके या जो गारंटियां दे करके आए थे, जो आपने भी आजकल सुना होगा, वो गारंटियां जो होती हैं ना वो चंडीगढ़ के लोगों को प्रभावित नहीं करती। चंडीगढ़ के लोग चाहते हैं कि एक चंडीगढ़ की अपनी पहचान थी, पुरानी पहचान थी। आप देखिए जैसे इंडियन कॉफी हाउस है यहाँ 17 में हम खड़े हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पे आया करते, ब्यूरोक्रेट्स आया करते थे, बड़े बड़े वास्तुविद आया करते थे यहाँ पर। आज यहाँ पर आप देखिए 17 में खड़े हैं, रौनक ही नहीं है वो। कारण क्या है? एक तरफ तो ये कहते हैं ये हेरिटेज सिटी है, यहाँ पर एक आम आदमी बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से एक ईंट भी नहीं लगा सकता। दूसरी तरफ ये माल कल्चर लेके आ गए यहाँ पे, ये दोहरी नीति कैसे अपनाई जा रही है? या तो नीति होती तो बिल्कुल अपना चंडीगढ़ वो जैसे था उसी तरह रखते और उसमें आगे डेवलपमेंट के लिए कोई जगह रखते। अब ये एलंते माल बना दिया इन्होंने, पार्किंग 30 रुपए घंटे के हिसाब से फीस है वहाँ पे, जो रौनक थी 17 की वो खत्म कर दी। पार्किंग का मुद्दा है बड़ा। मैंने ये अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो चंडीगढ़ के किसी सेक्टर के बीच में पार्किंग नहीं लगेगी। अब इसके लिए वो लोग कहते हैं कि ये आमदनी कैसे होगी एमसी की, उसके बाद हमारे बहुत तरीके हैं। मैं अभी इसका खुलासा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे मैनिफेस्टो में से कुछ राजनीतिक पार्टियों ने उठाई भी हैं। अभी मैं इस चीज़ का अगर खुलासा करूंगा तो हो सकता है कि वो इस बात को भी उठाएं। अच्छा ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਹੋਏ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? एक्चुअली क्या है कि जो मनीष तिवारी हैं वो पहला लुधियाने तो सांसद ਸੀਗੇ, उसके बाद लुधियाना तो ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿੱਤੀ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ आनंदपुर साहब चला गया, आनंदपुर साहब तो फिर हूँ चंडीगढ़ आ गए। तो ये तो मैं कहूँगा एक तरह से माइग्रेंट हो रहे बार बार, इन्हें तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। हाँ, पवन बंसल जी को अगर टिकट मिलती तो वो अच्छी फाइट दे सकते थे क्योंकि इस समय जो है एंटी कमेंसी है, ये मान के चलो। क्योंकि कभी पार्टी के नाम पर अपना एजेंडा पार्टियां इशू करा करती थी, लेकिन एक मैं देख रहा हूँ देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बहुत अहंकार के बीच में चूर हैं। वो
जहाँ भी अपना मैनिफेस्टो या जहाँ भी कहीं अपना भाषण देते हो कहते हैं मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। मोदी को भी किसी पार्टी नहीं बनाया होगा ना, भारतीय जनता पार्टी ही उनको लेकर आई है जब पहली बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज उनमें इतना अहंकार बोल रहा है कि आप बाकी चीज़ छोड़ो, ये मेरी गारंटी है। 14 साल से लोगों ने देखा है कि किस तरह नोटबंदी आई है, लोग लाइन में लगे हैं। उसके बाद कोरोना के टाइम में भी थालियाँ बजाई हैं, घंटियाँ बजाई, लोगों ने दिए जलाए हैं। चलो मैं इस मुद्दे में नहीं पड़ता, मैं किसी का ना आलोचक हूँ ना प्रशंसक हूँ, मैं तो सिर्फ अपने मुद्दे लेकर के जा रहा हूँ। आज समय आ गया है कि जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी अपनी पार्टी से दुखी हैं, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आना चाहते। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? बहुत अच्छा सवाल है आपका। दरअसल जो आदमी 20 करोड़ रुपए लगा के या 40 करोड़ रुपए लगा के चुनाव जीतेगा तो उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, पार्टी से हटके। आप समझ रहे हो भली भांति मैं क्या समझ रहा हूँ, कह रहा हूँ। उसका ये है कि पहले जो मैंने पैसे लगाए हैं पहले उसको मैं पूरे करूँ, उसके बाद जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाऊंगा। मेरा तो अपना कुछ है ही नहीं, मेरे पास जो है सिर्फ जनता की वोट के अलावा मेरे पास और कोई पूंजी नहीं है। जनता मुझे इसलिए वोट करेगी क्योंकि मैं उनके बीच का ही बंदा हूँ। इस बार चुनाव किसी राजनीतिक पार्टी के साथ नहीं हो रहा, वो चुनाव जनता खुद अपने लिए करेगी। जो चंडीगढ़ का मतदाता है इस बार वो देख रहा है कि जो लोकसभा चुनाव के लिए खड़ा हुआ बंदा वो हमारे जैसा ही है, कोई पूंजीपति नहीं है, कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो 40 साल उसकी ज़िंदगी यहीं पे गुजरी है, ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ मैं, तो एक अच्छी मतलब लोगों के बीच में मेरी पहचान है। और समाज सेवा में चलते हुए कई दफ़ा लोकल मुद्दों में मुझे अनशन भी रखना पड़ा है, 5 बार मैंने अनशन रखा है। 2009 में मेरा एक अनशन हुआ था, सबसे पहले सेक्टर 25 में, पुराने लोग मेरे को जानते हैं। तो इस तरह की हमारी यहाँ पहचान बनी है, लोग मेरे को कहीं तो अनशन बाबा प्यार से बोलते हैं, ये चंडीगढ़ में एक पहचान बनी हुई है। तो लोगों में एक प्यार है, अभी खुल के कोई सामने नहीं आ रहा, लेकिन पोलिंग वाले दिन आप देखना ये जो प्यार है ना आपके सामने, जो 4 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, छोटे से लेके बड़े तक जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं चंडीगढ़ में, वो अपना पूरा प्यार बरसाएंगे। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ, ਕਿ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣੇ ਹੋਰੀ ਅਗਰ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ? देखिए आप कह रहे हो कितने समय में, मैं सिंपल जी गल कह रहा है, ओथ लेने तो बाद ना ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 65000 ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਗਲ ਫਾਈਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 65000 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ BPL ਵਾਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਫ੍ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੀ ਕਾਰਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, तो कोई मॉडल सेट करके गया सी वो, जिदा सैक्टर 15 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 50-60 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੋਡ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਾ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। लेकिन इन्होंने नहीं करा है। मेरी गारंटी है कि 5 सालों के अंदर ना पूरे चंडीगढ़ का नक्शा बदल जाएगा, टोटल सिग्नल फ्री होगा चंडीगढ़। दूसरा 2014 में DPR हुई थी कि रेलवे का मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा आया था ना, उसके बाद उन्होंने हमारी सांसद महोदय ने कह दिया ये छोटा शहर इतने लोड नहीं है। हुण 2019 के चोण 'ਚ फिर इन्होंने एजेंडा अपना पहला चोण तो पहला कहा जी DPR पास हो गई है, असी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ 10 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿੱਦੀ ਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਠਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਠਾਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਸਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 70-81 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਡਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਕਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, 40% ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੇਚ ਕੇ ਕੋਈ ਜੀਰਕਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜੋਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਬਲਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਬਿਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮਾਡਰਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2500-2600 ਨੰਬਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਚਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਚ